हेलो एवरीबॉडी, आई एम आलोक फ्रॉम लॉ प्रेप जुडिशियरी। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ आया हूं। इसके पिछले वीडियो में हमने शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे फैक्ट बता दिए थे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमारे वीडियो को जरूर से जरूर देखें, जिसमें कि सारे फैक्ट शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सभी फैक्ट उसमें दिए गए हैं, चाहे वो केस लॉ से रिलेटेड हो, चाहे अमेंडमेंट से रिलेटेड हो, चाहे उसमें ट्रिक जो भी ट्रिक होना चाहिए वो सारे ट्रिक को एक वीडियो में दे दिया गया है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने के बाद हम आपको, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम थोड़ा सा आपको एक बार जरूर रिवाइज करा देंगे ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सावधानी हो। लेकिन उस वीडियो में आपको हर चीज एक्सप्लेन करके बताया गया है, यहां पर सिर्फ हम ट्रिक आपको बताएंगे ताकि एक बार आप रिवाइज कर लें। रिवाइज करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत आसानी होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टोटल शेड्यूल्स पहले कितने थे और अब कितने हैं। पहले टोटल शेड्यूल 8 हुआ करते थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, और अब 4 बढ़ गए। तो ये 4 कौन कौन है? ये है 9th शेड्यूल, ये है 10th शेड्यूल, ये है 11th शेड्यूल, और एक लास्ट है 12th शेड्यूल। तो जो 9th शेड्यूल है वो फर्स्ट अमेंडमेंट से जुड़ा है। कौन से अमेंडमेंट से? फर्स्ट अमेंडमेंट से। 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट से, और 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट से, और 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट से जुड़ा है। 74th अमेंडमेंट भी 1992 का है, 73rd अमेंडमेंट भी 1992 का है, 52nd अमेंडमेंट 1985 का है, और फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। तो टोटल जो ये शेड्यूल हैं इनको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। आपको ऑलरेडी सारा कराया जा चुका है, उसको एक्सप्लेन वाला वीडियो आप जरूर जाके देखेंगे। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आप टी फॉर टेरिटरीज, किसका किसका टेरिटरीज की बात की गई है? ये टेरिटरीज की बात की गई है यूनियन और स्टेट का। किसका किसका जी? यूनियन और स्टेट्स का। जितने भी स्टेट्स हैं, टोटल 28 स्टेट्स। ठीक है। इस 2 में क्या किया गया है? इसमें आपको इमोलमेंट प्रिविलेजेज की बात की गई है। अभी ट्रिक भी बताएंगे आपको। इमोलमेंट और प्रिविलेजेज की बात की गई है सेकेंड में। थर्ड, इमोलमेंट प्रिविलेजेज की बात और अलाउंसेस। थर्ड में क्या किया गया है? ओथ एंड अफर्मेशन। थर्ड में ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है। और एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, 4th शेड्यूल। एलोकेशन ऑफ सीट्स कहां पे? इन राज्यसभा। देखिए कैसे याद करेंगे ये 4 शेड्यूल को, हम कैसे याद करेंगे? कहता है कि सबसे पहले आपको या तो स्टेट्स के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर इसी को काम करने के लिए अपॉइंट करना है तो सबसे पहले उनसे क्या चीज की बात करेंगे? हम लोग उनसे एमोलमेंट, प्रिविलेजेज और उनको क्या क्या वेतन दीजिएगा,
क्या आपको सुविधा दीजिएगा, इसके बारे में आप बात करते हैं ना जी। किसी को आप अपने घर में भी अपॉइंट करने के लिए बोलते हैं तो पूछते हैं ना कितना पैसा लोगे, काम करने का कितना पैसा लोगे। तो जब हम पैसे की बात कर देते हैं और हमको पैसे वाले बात पे डीलिंग हो जाता है तो हम कहते हैं ठीक है, अब तुम जो है अपना सीट ग्रहण करो, यानी कि ओथ ले लो, अफर्मेशन ले लो। ठीक है, तुम ओथ ले लो कि ठीक है हम ऐसे काम करेंगे। ठीक है, तो ये ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है किनके, प्रेसिडेंट क्या, वाइस, ये ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने का। और कहता है कि जब ओथ एंड अफर्मेशन ले लेंगे तो उनको उनका सीट दे दिया जाएगा। तो एक में क्या हम बोले कि शेड्यूल 1 में बोले कि चाहे स्टेट्स हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो, किन्हीं को भी काम करवाने के लिए हमको सबसे पहले उनके पूछते हैं कितना पैसा लोगे, कितने में काम करोगे। तो ये सेकंड शेड्यूल हो गया। थर्ड शेड्यूल जब इस पे मेरा हो जाता है कि वेतन वाले बात पे हो जाती है बात, तो थर्ड शेड्यूल में बोलते हैं कि ठीक है भैया आप शपथ ले लो कि हाँ हम काम करेंगे। तो किनके सामने शपथ लेना है, जैसे प्रेसिडेंट हैं तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ लेंगे। ठीक है, वैसे ही जब वो ओथ एंड अफर्मेशन वाला पार्ट होता है तो उनको उनका सीट ग्रहण करवा देते हैं, उनका सीट ग्रहण करवा देते हैं। तो ये हो गया शेड्यूल 1 से लेके 4 तक। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये 4 तक आपका हो गया। जब 4 तक आपने देख लिया, उसके बाद देखिए आप, उसके बाद जब 5th शेड्यूल में क्या चीज का बात होता है, 5th शेड्यूल में देख लीजिए। तो ये कहता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ, इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ किसका, कंट्रोल ऑफ दो चीज का, शेड्यूल एरियाज का और ट्राइबल एरियाज का, दोनों का, शेड्यूल एरियाज का भी और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं। किसमें, 5th शेड्यूल में करते हैं। किसमें करते हैं जी, 5th शेड्यूल में करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की बात। 6th शेड्यूल में क्या करते हैं, 6th शेड्यूल में हम लोग अदर ट्राइबल एरियाज, कौन कौन है वो अदर ट्राइबल एरियाज, कह रहा है 5 में जो 5 में दोनों की बात होती है, 5 में दो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज दोनों की बात होती है। लेकिन 6 में क्या है, सिर्फ ट्राइबल एरिया 4 स्टेट के, नॉर्थ पूर्वोत्तर राज्य के 4 स्टेट, कौन कौन, आपको ट्रिक बताए थे कि एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है। तो अदर ट्राइबल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ अदर ट्राइबल एरियाज। वो ट्राइबल एरिया कौन कौन था जी, एटीएम में मनी नहीं है, आपको बताए थे एटीएम में मनी नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें देखिएगा हमेशा ऑप्शन में वो मणिपुर आएगा, मणिपुर नहीं है। 6th शेड्यूल में मणिपुर के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो 6th शेड्यूल तक हो गया। अब चलते हैं 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में क्या कहता है जी, 7th शेड्यूल एफ फॉर फेडरल स्टेट, इसमें फेडरल स्टेट की बात की जाती है। फेडरल स्टेट मतलब क्या है, मींस सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर किसके किसके बीच, सेंटर, स्टेट, और इसमें 3 लिस्ट दिया गया है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जाके वीडियो में देखिएगा, जो वीडियो आपको लिंक में दे दिया जाएगा उसमें देखिएगा, सारा कुछ आपको शेड्यूल से रिलेटेड याद करवाया गया है, यहां जस्ट रिवीजन होगा। तो सेंट्रल लिस्ट में पहले कितने सब्जेक्ट थे जी, 97 सब्जेक्ट, अब कितने हो गए जी, 100 सब्जेक्ट। और इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, पार्लियामेंट को। स्टेट लिस्ट में टोटल पहले कितना विषय हुआ करते थे, 66, अब कितने हो गए, 61। तो पहले जहां सेंटर लिस्ट में 97 था, अब हो गया 100, 3 बढ़ गया। क्या हो गया, 3 बढ़ गया। जबकि स्टेट लिस्ट में
पहले कितने विषय थे जी? 66, घट के कितने हो गए जी? 61। और स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार है। तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों को पावर है, लेकिन पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून पे प्रिवेल करेगा। क्या करेगा जी? प्रिवेल करेगा। ये जब 7 शेड्यूल के बारे में आप पढ़ लिए तो 8वां शेड्यूल जानिए। 8वां शेड्यूल जानिए। देखिए यहां तक क्या हो गया? टीयर्स ऑफ ओल्ड, OLD। तो ओ से क्या है जी? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज पहले कितने हुआ करते थे जी? 14। पहले कितने हुआ करते थे? 14। अब कितने हो गए जी? अब हो गए, पहले थे 14 ओरिजिनल में, और अब कितने हो गए? अब देखिए अब हो गए 22। तो ये कौन कौन से अमेंडमेंट से जुड़े हैं? ये 3 अमेंडमेंट है। 21st अमेंडमेंट से जुड़ा है सिंधी, 21st अमेंडमेंट से जुड़ा सिंधी। उसके बाद 21st के बाद 71st अमेंडमेंट से जुड़ा है, क्या जुड़ा है? तो 71st अमेंडमेंट से जुड़ा है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, KMN। ठीक है। और ये दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो आपको आएगा 92। तो 92nd अमेंडमेंट से जुड़ा है BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो देखिए पहले 14 था, 14 एक 15, 15 3 18 और 18 4 22। ठीक है। तो ये हो गया आपका 8th शेड्यूल। कितना शेड्यूल तक आप पहुंच गए? 8th शेड्यूल तक पहुंच गए। ये हो गया 8th शेड्यूल। अब 9th से तो हम देख ही रहे हैं कि 9th शेड्यूल 1st अमेंडमेंट से जुड़ा है, एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जिसमें क्या कहा गया? 11 जनवरी 2007 के बाद पहले क्या होता था कि 9th शेड्यूल में आप कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट को लाके रख देते थे जिसका जुडिशियल रिव्यू संभव नहीं था, उसका न्यायिक पुनर्विवेचन नहीं हो पाता था, पुनर्विलोकन नहीं हो पाता था। तो 9th शेड्यूल में जाने के बाद उसका चेक नहीं किया जा सकता था। लेकिन 11 जनवरी 2007 को IR कोल्हू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का लैंडमार्क जजमेंट आया, जिसमें क्या कहा गया कि अब कोई भी एक्ट जो इवन 9th शेड्यूल में भी है उसका भी जुडिशियल रिव्यू संभव है, उसका भी जुडिशियल रिव्यू संभव है। और क्या बता दिया गया कि ये जजमेंट जरूर 11 जनवरी 2007 को आया है, लेकिन ये 24 अप्रैल 1973 के बाद, 24 अप्रैल 1973 मतलब केशवानंदन भारती के जजमेंट के डेट से कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में डाला गया है जो कि बेसिक फीचर और फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो वो वॉइड होगा, वो वॉइड होगा। ठीक है। तो आप ये समझ गए लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। डी फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें क्या कहा? ये दल बदल से रिलेटेड है। कहा जाता है कि जिस पार्टी से आप चुनाव लड़के आए हैं उसी पार्टी में रहिएगा 5 साल पूरे, इधर उधर नहीं जा सकते हैं। उसमें हम देखिएगा, आपने जो वीडियो बनाया था शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम 2 पार्ट में करके पढ़ाए थे, आप जरूर जाके देखिएगा। एक 52nd अमेंडमेंट से बोले थे कि 1/3 अगर स्प्लिट हो जाता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है। दूसरा बताए थे 91st अमेंडमेंट से, जिसमें बोले थे पार्टी का 2/3 मेजोरिटी अगर स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, अलग हो जाए तो उस पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। तो आप पूरा इंफॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले एक बार वो वीडियो जरूर से जरूर देखिए। और ये है 11th शेड्यूल जो कि पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत की बात करता है। क्या चीज की बात करता है? पंचायत के पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। और इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं जी जिस पे पंचायत को कानून बनाने का अधिकार है? 29 सब्जेक्ट। जबकि 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है, म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है, जिसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं जी? ये देखिए, ये हो गया 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो देखिए
इसमें 29 सब्जेक्ट है, 29 में से 11 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ट्रिक सीखिए। 29 में 11 घटाइएगा तो 18 सब्जेक्ट पे नगर निगम को कानून बनाने का अधिकार है। तो जो 9 शेड्यूल 8 शेड्यूल तक तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन 9 शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट से जुड़ा, 10 शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट से जुड़ा, 11 शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट से जुड़ा और 12 शेड्यूल 74th अमेंडमेंट से जुड़ा। तो आपको इसका रिवीजन करा दिया गया, लेकिन पूरे नॉलेज के लिए, पूरे इंफॉर्मेशन के लिए आप इससे रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड मेरे वीडियो को देखना ना भूलें। आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप खुद ऑब्जेक्टिव आज का वो पढ़ने के बाद, इसको रिवीजन करने के बाद एक बार बना लीजिएगा। शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा जरूर से जरूर बनेगा। और ये जो क्वेश्चन लेके आए हैं ये ऑल इंडिया जुडिशियरी के डिफरेंट स्टेट्स में या क्लैट में या पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, शेड्यूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो अभी आपको बताए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली में 8 शेड्यूल था, तो यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, लेकिन यहां 390 अनुच्छेद दिया गया है, जबकि 395 अनुच्छेद हुआ करता था। 22 पार्ट, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। तो 1 का ए। सेकेंड, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद हैं, सॉरी अनुसूचियां हैं? तो कहता कितने शेड्यूल्स हैं जी? तो अभी आपको ना बताए कि ओरिजिनल में तो 8 था, लेकिन 4 बढ़ गया, 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12। 9 क्या क्या कहा गया है? लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जबकि 10 में कहा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ, जबकि 11 में कहा गया है पंचायत के बारे में और 12 में कहा गया म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। ठीक है, सारे का अमेंडमेंट तो वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में 12। 2 का सी। चलिए 3 में संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होता? देखिए आपको बता दिए थे ना, जब अभी रिवीजन कराए तब भी, और जब हम जब इससे रिलेटेड हम पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला वीडियो बनाए थे उसमें भी बताए थे कि एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है। और हम बार बार बोले थे कि मणिपुर आएगा ऑप्शन में, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम नहीं है, इसलिए मणिपुर 6th शेड्यूल के अंतर्गत नहीं आता है, वहां लागू नहीं होता है। ये आपके स्क्रीन पर रहा चौथा क्वेश्चन, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची कितने विषय हैं? देखिए अभी बताए थे, अभी आपको बताए थे ना कि इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, इसमें बताए थे 29 सब्जेक्ट। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आपके स्क्रीन पर रहा ये 5th नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? बताइए, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप ही बताइए, क्या पंचायती राज संघ से रिलेटेड है? नहीं, थोड़ा इलिमिनेट करके भी मारना पड़ेगा, थोड़ा आपको इलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करना पड़ेगा। समवर्ती सूची में है? नहीं, ये तो राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज, राज्य के अंदर आता है पंचायत, ये जो कि 11th शेड्यूल में हुआ करता है। आपके स्क्रीन पर रहा यह 6th नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, अभी आपको बताए कि 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है, जो 52nd अमेंडमेंट से आया है। आपको क्वेश्चन देखिएगा, जितना हम पढ़ा दिए हैं और जितना अभी रिवाइज करा दिया, आपका क्वेश्चन तो वहीं से है, पूरा रटा जाएगा। आप पूरा एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो याद भी करा दिया गया है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आपको पूरा याद भी करा दिया गया, सारा इंफॉर्मेशन भी दे दिया गया। तो 10वीं अनुसूची तो हम ये देख रहे हैं कि दल बदल से दिया गया। 6 का ए। आपके स्क्रीन पर रहा ये 7th नंबर क्वेश्चन, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। देखिए आपको बता रहे हैं 7th शेड्यूल में बताए थे
आपको जो मेरा वीडियो है उस पे टोटल बताया गया है, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? अब हो गए 100, पहले थे 97, यहां हो गए 61, पहले थे 66, और कंकरेंट लिस्ट में अब हो गए 52, पहले थे 47। तो यहां बताए थे कि है तो 100 सब्जेक्ट, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये BCDF, ये बैंकिंग, करेंसी, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट और जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है जिसपे पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। वो किस किस विषय से रिलेटेड है? बैंकिंग, करेंसी, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। स्टेट लिस्ट से रिलेटेड जो कानून है जिसपे स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार है, उसका फॉर्मूला है P²AG। P²AG कौन कौन? पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग, ये स्टेट लेजिस्लेचर के का विषय है। स्टेट लेजिस्लेचर इस पे कानून बनाता है। और सेंट्रल लिस्ट में 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आता है। टोटल सब्जेक्ट तो 52 है, लेकिन क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है उसमें इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट और एजुकेशन, जो कि दोनों 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। दोनों को 42nd अमेंडमेंट से कंकरेंट लिस्ट में जोड़ा गया है। कौन से लिस्ट में? कंकरेंट लिस्ट में। फेक, ठीक है, पहले इसको कहीं और था, इसको फेंक दिया कहां पे लाके, कहां पे फेंक दिया? इस पे लाके फेंक दिया कंकरेंट लिस्ट में। हम लोग याद करेंगे सेंट्रल लिस्ट BCDF, स्टेट लिस्ट P²AG, और कंकरेंट लिस्ट में फेंक दिया लाके किसको किसको? फॉरेस्ट को और एजुकेशन को, जिसपे कि सेंट्रल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को कानून बनाने का अधिकार। तो देखिए क्वेश्चन कुछ क्या पूछ रहा है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया? अभी आपको बता दिए 42nd इज द राइट आंसर। आपको कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ याद करवा दिया जाएगा। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची देखिए, 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बताए थे ना जी, टीयर्स। देखिए टीयर्स, राज्यसभा में एलोकेशन की बात की गई थी ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 में देखिए तो राज्यसभा एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा है ना जी। और 5th शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, जबकि 6th शेड्यूल में सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। चलिए 9th क्वेश्चन, अब देखिए इसको ध्यान से बनाइएगा। 9th नंबर क्वेश्चन को क्या कर रहा है जी? देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हम अभी देखें ना कि फॉरेस्ट तो समवर्ती सूची में आ गया है 42nd अमेंडमेंट से। अच्छा बताइए, शेयर बाजार क्या समवर्ती सूची का विषय है? शेयर बाजार यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो बी गलत है। डाकघर संघीय सूची का है, और P²AG में देखिए पुलिस और पब्लिक हेल्थ, पुलिस और पब्लिक हेल्थ बताए थे ना राज्य सूची का विषय है। थोड़ा एलिमिनेट करके मारिएगा, आपको जितना बता दिया गया उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये आपके स्क्रीन पर रहा 10th नंबर क्वेश्चन। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 52nd अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 73rd अमेंडमेंट। आपको अभी बताए कि दल बदल जो है, जो 9th शेड्यूल बताए थे 1st अमेंडमेंट, 10th शेड्यूल आपको बताए थे 52nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आपके स्क्रीन पर रहा 11th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी विदेशी मामले, ऑप्शन सी रेलवे एंड ऑप्शन डी कृषि। आप ही बताइए इसमें से कौन आंसर सही है, कौन इस राज्य सूची से, संघ सूची से संबंधित नहीं है? बताइए। तो देखिए आप ही बताइए कि अभी बताए थे सेंट्रल लिस्ट का, क्या बताए थे आपको? सेंट्रल लिस्ट का फॉर्मूला कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पूछा जाता है। देखिए आया है कि नहीं? स्टेट लिस्ट में
स्टेट लिस्ट में देखिए, यहां देखिए, सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में देखिएगा, आपको बताए थे ना जी P²AG। देखिए यहां क्या बताए थे, बैंकिंग, करेंसी, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के मामले में पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, जबकि पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर और गैम्बलिंग में स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार है। तो हम इसे ही देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर आ रहा और यहां संघ सूची की बात हो रही है, तो ये तो होगा नहीं, तो डी इज द राइट आंसर। जबकि देखिए डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है और रेलवे है, ये तीनों को संघ सूची में मतलब पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। 12th नंबर क्वेश्चन, भारत के किस संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए 3री, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 9वीं। तो आप तो ये देख रहे हैं कि कौन सा पूछ रहा है, विभिन्न राज्यों में पूछ रहा है। तो देख लीजिए आप, तीसरी अनुसूची क्या चीज से बताए थे, क्या ट्रिक बताए थे? पहला में हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में काम करने वाले को खोजते थे, दूसरा में उसमें वेतन की बात करते थे, तीसरा में उसको ओथ दिलाते थे और चौथा में उसको सीट देते थे। कहां पर? राज्यसभा के अंदर सीट देते थे। तो 4 तो ऐसे ही याद है। तो 4 में से हम ये देख रहे हैं कि नहीं है, तो पूछ क्या रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन। लेकिन जब हम 5 में जाते थे, टीयर्स में जाते थे, तो शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात थी ना जी। यहां असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम नहीं बोला, जो 6th शेड्यूल में हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर 5th शेड्यूल हो जाएगा। और 6th आपके ऑप्शन में भी नहीं है, तो एलिमिनेट करके मारने में कोई दिक्कत नहीं है। 13th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन बी जनगणना संघ सूची का विषय है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अभी देखिए, अभी बताइए, टीयर्स ये कौन सा शेड्यूल है जी? यहां द्वितीय अनुसूची दिया है। ऐसे ही हो गया कि हमको जो है सीट देते थे 4th शेड्यूल में, है ना जी, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, तो ये सी ऑप्शन, और दल बदल तो 10वीं अनुसूची में है, ये है, तो सी इज द राइट आंसर। 14th नंबर क्वेश्चन, पहले संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची और ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची। हम जानते हैं 12वीं अनुसूची 74th अमेंडमेंट, 11वीं अनुसूची 73rd अमेंडमेंट, 5वीं अनुसूची पहले से था, तो 9वीं अनुसूची हम जानते हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से जोड़ा गया है। तो पहले संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आपके स्क्रीन पर रहा ये 15th नंबर क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची संविधान किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? ऑप्शन ए 73rd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 74th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 91st अमेंडमेंट और ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट। अभी आपको बताए कि ये 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, अभी आपको बताए थे कि ये था 11 और ये था 12। ठीक है, 11 में पंचायत की बात होती थी, जबकि 12 में नगर निगम की बात होती थी। तो 11वीं अनुसूची क्या चीज से रिलेटेड है? तो 11वीं अनुसूची पंचायत से रिलेटेड है, और हम बताए थे कि ये 73rd अमेंडमेंट से, जबकि म्युनिसिपैलिटीज आपको 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आपके स्क्रीन पर रहा 16th नंबर क्वेश्चन, 12वीं अनुसूची अभी बताए, देखिए 12वीं अनुसूची तो 74th अमेंडमेंट से जुड़ा था, जो नगर निगम से रिलेटेड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुसूची में शपथ, देखिए पहले हम लोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से काम करने वाले को खोजते थे, दूसरे में उसके वेतन की बात करते थे दूसरी अनुसूची में, और तीसरी अनुसूची में उसको शपथ दिलवाते थे। तो कहां है 3rd शेड्यूल? आपको रटा जाना चाहिए।
जैसे हमको याद हो गया वैसे आपको भी याद होना चाहिए। पढ़ने का यही मतलब है, टीचर ऐसे पढ़ाए कि जैसे हमको टिप पे याद हो गया आपको भी याद हो जाना चाहिए। बस जो मेरा वीडियो बना हुआ है उसको देखिए, अभी जो रिवाइज कराए उसको देखिए और बनाइए ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव किसी भी बुक का शेड्यूल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एक भी आपका गलत नहीं होगा। तो 17th नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी इज द राइट आंसर। 18th नंबर क्वेश्चन बताइए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? बताए थे कि शुरुआत में 8 था और अभी 4 जुड़ गया, 9 10 11 12 टोटल हो गया 12। सी इज द राइट आंसर। आपके टिप पर होगा, क्वेश्चन देखने के साथ आंसर बनेगा। बताइए 52nd अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 9वीं जो फर्स्ट अमेंडमेंट से जुड़ा है, 10वीं ये 52nd अमेंडमेंट से जुड़ा है, क्योंकि सी जो है 11वीं 73rd से जुड़ा है और 12वीं 74th से जुड़ा है। तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषा से, शपथ ग्रहण से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से? बताए थे ना कि पहले लोगों को खोजेंगे और सेकेंड शेड्यूल में उसके वेतन की बात हम करते हैं। 21st नंबर क्वेश्चन, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेश का क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची। आपको पता है कि हम लोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वाले को खोजते थे प्रथम अनुसूची में। ए इज द राइट आंसर, आपको भी पता है। चलिए 22nd नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन हम लोग वेतन की बात सेकंड शेड्यूल में करते थे ना जी, के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची एंड ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपके एकदम टिप पे होना चाहिए। चलिए 23rd नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, बोलिए तृतीय अनुसूची किससे रिलेटेड था जी? द्वितीय में वेतन दिला के तृतीय में शपथ दिलाते थे हम, है ना, क्योंकि भाषा का 8th शेड्यूल है, वेतन का 2nd शेड्यूल है और प्रतिनिधित्व का राज्यसभा में 4th शेड्यूल है। 24th नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? बताइए, ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो आपको बताए थे कि जब आप पढ़ रहे थे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना जी ऑफिशियल लैंग्वेज, 8 है ना ऑफिशियल लैंग्वेज, जो पहले 14 और अब 22 हो गया है। तो 8 इज द राइट आंसर। 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। यह आपके स्क्रीन पर रहा 25वां नंबर क्वेश्चन, किसी अधिनियम की संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? पहले नहीं दी जा सकती थी 9th शेड्यूल को, लेकिन अब जो है IR कोल्ह्यू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के जजमेंट के बाद से इसको दिया जा सकता है, जो कि 11 जनवरी 2007 का जजमेंट है। अब दिया जा सकता है, यह पहले का बात है, अब दिया जा सकता है। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, तो इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए अनुसूची 1, ऑप्शन बी अनुसूची 7, ऑप्शन डी अनुसूची 9 एंड ऑप्शन डी और अनुसूची 10। तो आप जानते हैं कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की बात जो है, उसके जुरिस्डिक्शन की बात अनुसूची 1 में की जाती है। ये आपके स्क्रीन पर रहा 27th नंबर क्वेश्चन। बताइए कि सुमेलित कीजिए, चतुर्थ अनुसूची क्या चीज से रिलेटेड है जी? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो ये हो गया 3। देखिएगा पहले 3 वाला कौन, हम तो ऐसे ही देख रहे हैं कि ऑप्शन ए सी राइट आंसर हो जाएगा। पहले मिला लेते हैं, बी का कह रहा है 4, तो सी जो
सिक्स्थ शेड्यूल है वो देखिए 4 कह रहा है, यानी जनजातीय। हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा है। उसके बाद है 2, तो देखिए राजभाषा की बात करता था ना जी 8th शेड्यूल, और 9वीं एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम यानी भूमि सुधार की बात, तो सी इज द राइट आंसर। आपके स्क्रीन पर फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया है। तो 8वीं अनुसूची, देखिए 8वीं अनुसूची क्या चीज से रिलेटेड है जी? भाषा से रिलेटेड है, भाषा से रिलेटेड है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, सी और डी। ठीक है, 9वीं अनुसूची आप देखते हैं 1-1 तो दोनों में सही है। ठीक है, 3 और 1 ये तो हो गया। 9वीं अनुसूची जो है न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अब नहीं बाहर है, पहले बाहर था। 10वीं अनुसूची, अब इसमें कह रहा है 4, इसमें कह रहा है 2। हम देखेंगे कि 10वीं अनुसूची क्या चीज से रिलेटेड है जी? एंटी डिफेक्शन लॉ से। क्या चीज से? एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी 2 दल बदल विरोधी कानून, यानी 3, 1, 2, 4। और डी क्या हो जाएगा? 4 मतलब पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ये आपके स्क्रीन पर रहा फिर से एक नया क्वेश्चन जो मैचिंग करने के लिए है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम कौन सा शेड्यूल हो जाएगा जी? 6th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल? 4। तो देखिए 4 वाला कौन है? ये और ये कट गया। जिसमें सबसे ज्यादा कंफर्म है ना वो पहले देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में है। ये हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं 3 तो दोनों में है, तो 3 लगा देते हैं, बी का 3। 7वीं अनुसूची बताए थे ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तीसरा क्या कहता है? इसमें कहता है 1 और इसमें कहता है 2। देखिए भारत एवं का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, देखिए क्या कह रहा है? 1 द्वितीय अनुसूची, और दूसरा क्या कह रहा है? एक में कह रहा है 1 और दूसरे में कह रहा है 2। अच्छा बताइए 5वीं अनुसूची तो हमारा क्या था? शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज के, शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज के क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता था। तो जो सी होगा, डी होगा, डी का क्या आंसर होना चाहिए? डी का आंसर होना चाहिए 2। तो डी जिसमें जो है, देखिए जिसमें डी में 2 है, तो 4, 3, 1, 2 महालेखा परीक्षक द्वितीय अनुसूची, जिसमें उसके वेतन की बात, उनके वेतन की बात की गई है। तो कौन सा सही होगा? बी इज द राइट आंसर। 4, 3, 1, 2। ये आपके स्क्रीन पर रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन जो शेड्यूल से रिलेटेड है। देखिए ये भी मैचिंग करना है। तो 8th शेड्यूल क्या चीज से रिलेटेड है जी? 8th शेड्यूल, इसमें क्या कर रहा है? सही सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही सुमेलित है। दूसरी अनुसूची क्या चीज से रिलेटेड है जी? शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप से रिलेटेड है। द्वितीय अनुसूची में तो हम वेतन की बात करते हैं, सबसे पहले वेतन दो तब हम शपथ लेंगे। तो इसमें क्या है? बी इज द राइट आंसर। बी सही सुमेलित नहीं है। तो आज जो है आपको शेड्यूल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थे एक वीडियो में दे दिए, और दूसरा उसके ऑब्जेक्टिव से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे वो इस सेशन में, इस वीडियो में हम पूरा इंफॉर्मेशन दे दिए हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी आपको ये सेशन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर से मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।